हेलो गाइस। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सेल फोन होती है उसकी नीड क्यों पड़ी, हम लोगों को सेल फोन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पेजर डिवाइस आया था। पेजर डिवाइस क्या था कि वो मैसेज हम लोग सेंड कर सकते थे उससे। टेलीफोन था, टेलीफोन से क्या होता था कि एक जो फिक्स है टेलीफोन, टेलीफोन से मतलब अदर कहीं जो है उसे पोर्टेबल नहीं है। जैसे हम अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेकर घूम रहे हैं, सेल फोन लेकर घूम रहे हैं, उस तरीके से हम टेलीफोन को लेकर अपने साथ नहीं घूम सकते। लेकिन आज जो हम लोग सेल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल सेलुलर फोन, टेलीफोन जिसे कहा जाता है, जो हम सेलुलर टेलीफोन जो आज हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कितना मेहनत और कितना त्याग लगा है, आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग एकदम ब्रीफ हिस्ट्री, जो टेलीफोन की ब्रीफ हिस्ट्री है, 60 में इतिहास उसके इतिहास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सेलुलर टेलीफोनी है क्या। देखिए, सेलुलर सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोनी संचार सेवाओं की विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेलुलर पद्धतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उस समय टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराना है जब वह गतिमान हो, अर्थात घर से बाहर आ जा रहे हों। ठीक है, इन सेवाओं की आवश्यकता बिजनेसमैन को, उच्च अधिकारियों को, डॉक्टरों को, सेल्समैनों को तथा फील्ड में जॉब करने वालों को पड़ती थी। तो आइए देखिए, इसके इतिहास की मैं यदि बात करूं तो 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में मिलिट्री संचार में मोबाइल रेडियो, जो मिलिट्री संचार सेवाएं थी उसमें मोबाइल रेडियो टेलीफोनी का प्रयोग किया जाता था। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई है। मोबाइल रेडियो टेलीफोनी का प्रयोग किया जाता था। 1946 में प्रथम कार आधारित टेलीफोन सेट लुईस में स्थापित किया गया। इस प्रणाली में एक उच्च इमारत के ऊपर एक बड़ा ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। इस प्रणाली में सिग्नल भेजने व रिसीव करने हेतु एक ही चैनल का प्रयोग किया जाता था और बोलने हेतु यूजर को एक बटन दबाना पड़ता था जो ट्रांसमीटर को इनेबल तथा रिसीवर को डिसेबल करता था। इस प्रकार के सिस्टम, जिन्हें पुश टू टॉक सिस्टम के नाम से जाना जाता था, 1950 के बाद कई शहरों में स्थापित किए गए। इस तकनीक को सीबी रेडियो, टैक्सी तथा पुलिस कारों द्वारा प्रयोग किया जाता था। 60 के दशक में IMTS, इंप्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस की स्थापना की गई। यह पद्धति भी एक पर्वत के ऊपर स्थापित उच्च शक्ति लगभग 200 वाट ट्रांसमीटर का प्रयोग करती थी, किंतु इसमें दो आवृत्तियों का प्रयोग होता था, एक भेजने हेतु तथा एक रिसीविंग हेतु। अतः इसमें पुश टू टॉक बटन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। IMTS में 23 चैनल थे, 23 चैनल थे जो 150 मेगाहर्ट्ज से 450 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में स्थित थे। कम चैनल होने के कारण यूजर को डायल टोन सुनने हेतु काफी समय का इंतजार करना होता था। ट्रांसमीटर की पावर क्षमता इतनी अधिक होने के कारण दो एडजस्टमेंट सिस्टम के मध्य इंटरफियरेंस न होने देने हेतु उन्हें कई सौ किलोमीटर की दूरी पर रखना आवश्यक था। इन समस्याओं तथा सीमित क्षमताओं के कारण यह सिस्टम अव्यवहारिक था। समझ रहे? अच्छा, जो सेलुलर फोन था, यह बेल लैब्स, एक बेल लेबोरेटरी है, द्वारा IMPS मतलब एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम का आविष्कार किया गया तथा 1982 में इसे अमेरिका में इंस्टॉल किया गया। इसको इंग्लैंड में भी प्रयोग किया गया जहां इसे TACS कहा गया, तथा जापान में जहां इसे MCS L1 कहा जाता था। AMPS में भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिनको सेल्स कहा जाता है। यह सेल हेक्सागोन के कारण आकार के होते थे। प्रत्येक सेल का एक बेस स्टेशन होता है।
सेल के अंदर के मोबाइल फोन का सेल के बेस स्टेशन से संपर्क बना रहता है। इस प्रकार सेल की सभी कॉल बेस स्टेशन के द्वारा ठीक उसी प्रकार रूट की जाती हैं जैसे कि साधारण टेलीफोन में लोकल एक्सचेंज करता है। ठीक है, बेस स्टेशन में कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगा होता था जिसकी पावर आउटपुट इस प्रकार रखी जाती थी जिससे कि सेल के क्षेत्र से संतोषजनक रिसेप्शन हो, किंतु समान आवृत्ति पर ऑपरेट करने वाला यह सेल से व्यतिकरण न हो। ठीक, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी का आवंटन कैसे होता था इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है कि पड़ोसी सेल समान आवृत्ति पर ऑपरेट नहीं कर सकते तथा समान आवृत्ति पर ऑपरेट करने वाले सेलों के मध्य एक न्यूनतम दूरी रखना आवश्यक है जिससे कि इन सिग्नलों का छीड़ न हो जाए तथा व्यतिकरण की संभावना समाप्त हो जाए। देखिए इसमें अब समस्या ये आई कि जो सेल थे, सेल को अलग अलग मतलब सेल के बीच में स्पेस रखना, मतलब वो डिवाइस या उसका जो प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस वजह से हम सेल के बीच में अंतर रखने के लिए दो अलग अलग तरह के सेलों का डिजाइन हम लोग करते थे। मतलब आसपास के जितने भी सेल थे वो थोड़े से एक दूसरे से भिन्न होते थे। मान लेते हैं कि जैसे एक सेल मैंने ए बनाया, ए अक्षर का प्रयोग किया तथा दूसरे सेल को बनाने के लिए बी अक्षर का प्रयोग किया। ठीक है, जहां ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल एक समान आवृत्ति पर ऑपरेट करते हैं और बी अक्षर द्वारा प्रदर्शित सेल दूसरी आवृत्ति पर ऑपरेट करते हैं। दो समान आवृत्ति वाले सेलों को एक साथ नहीं रखा जाता था, या दूसरे शब्दों में एक ही आवृत्ति को दो पड़ोसी सेलों पर यूज नहीं किया जा सकता था। यदि यूजर की संख्या बढ़ती है तो एक बड़े सेल को छोटे सेल में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, सेलुलर संरचना में नैरो बैंड आवृत्ति मॉड्यूलेशन या नैरो बैंड एफएम प्रयुक्त किया जाता है तथा कैरियर आवृत्ति के मध्य लगभग 25 किलोहर्ट्ज का अंतर रखा जाता है। सेलुलर मोबाइल संरचना को आवंटित कुल बैंडविड्थ लगभग 280 चैनल को सपोर्ट कर सकती थी। सेल का आकार पूरे सेलुलर रेंज में एक समान होना आवश्यक नहीं था। भीड़ वाले क्षेत्रों में सेल के आकार को छोटा तथा कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सेल के आकार को बड़ा रखा जा सकता है। जब उपभोक्ता द्वारा अपने मोबाइल फोन से कॉल की जाती है तो उसका यंत्र बेस स्टेशनों को अपना टेलीफोन नंबर भेजता है। बेस स्टेशन टेलीफोन को एक आवृत्ति संरचना हेतु आवंटित करता है। जब उपभोक्ता की बातचीत समाप्त हो जाती है तो आवृत्ति डेड लोकेट कर दिया जाता है ताकि उसी सेल में दूसरे यूजर को उपलब्ध कराई जा सके। देखिए उपभोक्ता एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाते थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे अभी। देखिए जो उपभोक्ता को एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता था तो उसमें कैरियर आवृत्ति को चेंज किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। इसके लिए सिस्टम में विभिन्न सेलों के बेस स्टेशनों के साथ एक एक मास्टर स्टेशन होता है जो वर्तमान में आज भी है। इसी सिद्धांत पे आज भी टेलीफोन जो हमारा सेल फोन है वो वर्क करता है कि विभिन्न सेलों अच्छा इसमें क्या था कि स्टेशनों के साथ मास्टर स्टेशन भी होते थे जिसमें विभिन्न सेलों द्वारा आवंटित आवृत्तियों से संबंधित जानकारी रहती थी तथा सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रबंधन करना होता था। जब फोन सेल के विचरण करता है, अच्छा इसमें देखिए जब सेल फोन का विचरण एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, मूव करता है, तो बेस स्टेशन पर उसके रिसीविंग सिग्नल की सिग्नल टू नॉइस रेशियो में भी परिवर्तन होता है। जब सिग्नल टू नॉइस रेशियो का एक निर्धारित मान से कम हो जाती है तो बेस स्टेशन का माइक्रो प्रोसेसर से यह जानकारी अपने मास्टर स्टेशन को दे देता है। अब मास्टर स्टेशन उस सेल के आसपास के सभी सेलों के बेस स्टेशनों पर चेक करता है कि उस मोबाइल फोन से रिसीव किए जा रहे सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो किस स्टेशन पर अधिक है, उसी स्टेशन पर कॉल को ट्रांसफर किया जाता है। यूजर की ट्रांसमिट और रिसीविंग आवृत्तियों को भी इस बेस स्टेशन के अनुसार स्वतः चेंज कर दिया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है किंतु यह प्रक्रिया में इतना कम समय लगता है
जिससे उपभोक्ता को काल में कोई रुकावट प्रतीत नहीं होती। मोबाइल फोन का कंट्रोल एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को देने की प्रक्रिया हैंड ऑफ कहलाती है तथा इसमें लगभग 300 मिली सेकेंड लगते हैं। सेलुलर संरचना सेवा साधारण टेलीफोन सेवा से महंगी होती है। मोबाइल यूनिट का डिजाइन भी जटिल होता है क्योंकि इनमें संपूर्ण आवृत्ति बैंड विड्थ को कवर करने हेतु ऑटोमेटिकली ट्यूनेबल ट्रांसमीटर और रिसीवर होना आवश्यक है। ठीक है, तो यदि हम इसे एक मतलब कुछ शार्ट फॉर्म में इस हिस्ट्री को कहना चाहे तो मतलब यदि एक्सप्लेन करना हो तो ये है, ये सेलुलर टेलीफोन में भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे सेलों में बांटा जाता है। प्रत्येक सेल का एक बेस स्टेशन होता है तथा सेल के सभी मोबाइल टेलीफोनों का संपर्क बेस स्टेशन से बना रहता है। बेस स्टेशन द्वारा ही कॉल करने हेतु आवृत्ति एलोकेट की जाती है। यदि कोई उपभोक्ता एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो पहला बेस स्टेशन यह सूचना मास्टर स्टेशन को देता है तथा मास्टर स्टेशन चेक करता है कि उपभोक्ता कौन से सेल में है तथा इसके पश्चात मोबाइल फोन का कंट्रोल उस सेल के बेस स्टेशन को दे दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ रही होगी। आइए मोबाइल सिस्टम के प्रकार के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, मोबाइल सिस्टम के प्रकार एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जनरेशन की सेलुलर पद्धतियां एनालॉग थी तथा दूसरी जनरेशन की सेलुलर पद्धतियां डिजिटल थी। AMPS एक एनालॉग सिस्टम है जबकि अब कई नए डिजिटल सिस्टम उभर कर सामने आए हैं। जो एनालॉग सेलुलर फोन है उनमें कुछ लिमिटेशन थी। जैसे एनालॉग सेलुलर फोन सुरक्षित होते हैं, कोई भी व्यक्ति एक ऑल बैंड रेडियो रिसीवर की सहायता से ट्यूनिंग करके सेल में होने वाले बातचीत को सुन सकता है। तो ये इसमें प्राइवेसी का खतरा बना रहता था, मतलब प्राइवेसी इसकी कभी भंग हो सकती थी आपकी। इसी तरीके से एक बार राजकुमारी डी आई तथा उनके प्रेमी से बातचीत पकड़ी गई थी जो अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। अधिकतर सेलुलर उपभोक्ता इस बात को नहीं समझते कि एनालॉग सेलुलर फोन असुरक्षित है। वो अपने क्रेडिट कार्ड नंबर था अन्य कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं फोन पर देते हैं। देखिए, हाल ही में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, जो पहले और ज़्यादा क्राइम था, डिजिटल क्राइम जिसे कहते हैं। तो डिजिटल क्राइम ज़्यादा बढ़ता था, तो उसमें क्या था कि जो एनालॉग टेक्निक यूज होता था उसमें क्या था कि सारी बातचीत जो है कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी मतलब नहीं बनी रहती थी। वो आपकी बातचीत को किसी माध्यम से मतलब कोई भी सुन सकता था, कोई भी सूचना आपकी मोबाइल से कोई भी प्राप्त कर सकता था, कोई भी हैकर आसानी से आपके सिस्टम को हैक कर सकता था। ये एनालॉग सिस्टम की कुछ मतलब ड्रॉबैक थी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आप कॉन्फिडेंशियल सूचना जो है मतलब जो आपकी सीक्रेट सूचना आप सोच रहे हो सेल फोन पे आपकी सुरक्षित थी उस समय, तो उस एनालॉग सिस्टम में सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, जैसे एयर टाइम की चोरी एक मतलब जो आपका एयर टाइम था उसकी चोरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक ऑल बैंड रिसीवर को कंप्यूटर से जोड़कर कोई चोर कंट्रोल चैनल को मॉनिटर कर सकता था तथा मोबाइल टेलीफोन को 32 बिट सीरियल नंबर तथा 34 बिट फोन नंबर रिकॉर्ड कर सकता है। इन नंबरों को वह अपने काल हेतु तब तक प्रयोग कर सकता है जब तक शिकार को अपना अगला बिल नहीं मिल जाता। ठीक है, मतलब कोई भी 34 बिट का फोन नंबर रिकॉर्ड आपका कर सकता था 23 बिट का सीरियल नंबर आसानी से उसमें रिकॉर्ड कर सकता था तथा अब इसमें जब तक आप अगला जो है अपना मतलब जो आपका अगला जो बिल आता था पेमेंट, जब तक वो नहीं आता तब तक आपको पता ही नहीं चलता था कि आपके फ़ोन का कोई और यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिजिटल सेलुलर सिस्टम थी वो इससे ज़्यादा सिक्योर थी। ठीक है, जो प्रथम जनरेशन का सेकुलर सिस्टम जो एनालॉग थे, द्वितीय जनरेशन सेलुलर सिस्टम डिजिटल थे। यूनाइटेड स्टेट में दो मुख्य डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इसमें से एक AMPS फ्रीक्वेंसी एलोकेशन स्कीम के अनुरूप कंपेटेबल है तथा इसको IS-54 था IS-135 नामक स्टैंडर्ड से निर्दिष्ट किया जाता है। दूसरे डिजिटल सिस्टम में IS-95 नामक स्टैंडर्ड से निर्दिष्ट किया जाता था। IS-34 एक ड्यूअल मोड एनालॉग था डिजिटल सिस्टम था तथा AMPS वाले 300 किलोहर्ट्ज चैनल का ही प्रयोग करता था। सेल बेस स्टेशन था MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, MTSO का फुल फॉर्म है। AMPS के समान ही कार्य करते थे, केवल डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल बायस एनकोडिंग भिन्न होती है। यूरोप में प्रयुक्त किए जाने वाला डिजिटल सिस्टम GSM ग्लोबल, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता था।
डिजिटल ट्रांसमिशन मोबाइल कम्युनिकेशन एनालॉग बेहतर, डिजिटल कम्युनिकेशन जो डिजिटल ट्रांसमीटर था वो मोबाइल कम्युनिकेशन एनालॉग से बहुत बेहतर था, क्योंकि देखिए वॉइस डाटा था, फैक्स को सिग्नल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता था, आसानी से इसे इंटीग्रेट करना मतलब इसके डाटा था फैक्स के सिग्नल को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता था तथा स्पीच कंप्रेशन के लिए बैंडविड्थ कम की जा सकती थी। जैसे स्पीच आपका बहुत जो है मतलब बढ़ रहा है हाई एम्पलीट्यूड, तो उसके मतलब आसानी से उसे कंप्रेस आपकी स्पीच को किया जा सकता था। अच्छा, इसमें ECC मतलब एरर करेक्टिंग कोड प्रयोग करके ट्रांसमिशन क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती थी। जैसा भाई आप लोग देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन जब मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बड़ा डिटेल में समझाया था कि कैसे हम लोग एक पैरिटी बिट भेज के और हम रिसीवर पर उसे जो है हटा के आसानी से हम एरर को करेक्ट कर सकते थे, किसी भी नॉइस किसी भी त्रुटि को इजी वे में हम लोग उसे सही कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ विशेष गुण थे। अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं अब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब जो GSM है उसके बारे में। तो उसमें क्या था कि जो डिजिटल मोबाइल ट्रांसमिशन एनालॉग से इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें वॉइस डाटा व फैक्स सिग्नल सिस्टम को में इंटीग्रेट किया जा सकता है, स्पीच कंप्रेशन करके बैंडविड्थ कम की जा सकती है तथा एक एरर ट्रांसमिटिंग करेक्टिंग कोड्स का प्रयोग करके ट्रांसमिशन क्वालिटी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि वायरलेस डिजिटल रेडियो सिस्टम में चैनल एलोकेशन की तकनीकें बहुत सारी थी, जैसे GSM जिसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है, CDPD जैसे सेलुलर डिजिटल पैकेट डाटा जिसका फुल फॉर्म है, हाँ भाई CDPD आप लोग नाम सुने होंगे, सेलुलर डिजिटल पैकेट डाटा, CDMA जिसे कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, हालांकि अब CDMA टेक्निक बंद हो गया है और आपका ये भी बंद हो गया मतलब CDPD भी बंद हो गया है, केवल GSM टेक्निक चल रही है इस समय। GSM एक यूरोपीय डिजिटल सिस्टम था जो कि चैनल एक्सेस हेतु स्लॉटेड एलोड मतलब स्लॉटेड एलोहा कहा जाता है बेसिकली उसे, स्लॉटेड एलोहा जैसे FDM तथा TDM तकनीकों को संयुक्त करके बनाया जा सकता मतलब बनाते थे। FDM क्या था कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तथा TDM क्या है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब ये जो दोनों टेक्निक है, हालांकि मैंने इस डिटेल में दोनों पे वीडियो बना दिया है अलग अलग, आप लोग जाके जो है उसमें देख सकते हैं, हमारे जो है पड़ा हुआ है चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई होप आप लोग पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है केवल मान लीजिए ये हिस्ट्री है इन सब का, और आपको इसका जो है यदि मान लीजिए 2% 10% भी इससे आपको फ़ायदा मिल जाता है तो ठीक है। हालांकि इस पर मैं डिटेल से एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो होगा, ये हालांकि ऑडियो बेस है लेकिन ये हिस्ट्री है, तो इसे आप लोग आराम से सुनिएगा और आपको जो है हमें लगता है कि चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी, कैसे कैसे सेल फोन जो है डेवलप किया, कैसे उसकी आवश्यकता पड़ी। हालांकि चलिए आइए आगे थोड़ा सा हम GSM को देख लेते हैं और बारीक से कि और GSM में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए GSM को क्या है कि GSM को मूलतः 900 मेगाहर्ट्ज बैंड हेतु डिजाइन किया गया था। जो GSM था उसको 900 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। किंतु बाद में इसे 1800 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति एलोकेट की गई। एक GSM सिस्टम में अधिकतम 200 फुल ड्यूप्लेक्स चैनल प्रति सेल हो सकते हैं। प्रत्येक चैनल को एक डाउनलिंक आवृत्ति तथा एक अपलिंक आवृत्ति होती है। मतलब सारे चैनल के लिए एक डाउनलिंक आवृत्ति तथा एक अपलिंक आवृत्ति होती है। प्रत्येक आवृत्ति बैंड की चौड़ाई 200 किलोहर्ट्ज होती है। प्रत्येक आवृत्ति जो मतलब जिसकी बैंड की जो चौड़ाई होती है प्रत्येक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की वो 200 किलोहर्ट्ज की होती है। एक GSM सिस्टम जो है जिसमें 124 आवृत्ति चैनल प्रयोग की जाती मतलब जैसे GSM सिस्टम को मतलब मैं अभी डिस्कस करूंगा उसको आगे। अच्छा ये रहने दीजिए, आपको भी नहीं समझ में आएगा, एक फिगर के माध्यम से मैं एक वीडियो बनाऊंगा तब जाके पॉइंट आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि मान लीजिए 124 आवृत्ति का एक चैनल मैं प्रयोग करता हूं GSM के लिए तथा इनमें प्रत्येक चैनल 8-8 स्लॉट वाले TDM सिस्टम का प्रयोग करता हूं, अतः 124 आवृत्ति चैनल में से प्रत्येक चैनल 8-8 अलग अलग कनेक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब ये GSM की एक मतलब गुड पॉइंट है। अच्छा इसमें क्या है कि
पर प्रत्येक करंटली एक्टिव स्टेशन को प्रत्येक चैनल में एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, ठीक है। अर्थात सेटेड टाइम स्लॉट में एक ही चैनल के 4 अपलिंक हेतु तथा